बड़ी खबर, देहरादून से 8 अगस्त को गृह मंत्री अमित शाह का दौरा। इस वक्त की बड़ी खबर, 9 अगस्त को दून आ सकते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। वीआईपी मूवमेंट को लेकर बढ़ी दून में हलचल, तैयारियां हुई तेज। तो देहरादून से बड़ी खबर, 8 अगस्त को गृह मंत्री अमित शाह का दौरा, 9 अगस्त को दून आ सकते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। तो वीआईपी मूवमेंट को लेकर बढ़ी दून में हलचल, सरगर्मियां हुई तेज, तो तैयारियां भी जोरों पर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, वीआईपी मूवमेंट को लेकर बड़ी खबर आ रही है देहरादून से। 8 अगस्त को गृह मंत्री अमित शाह का दौरा, 9 अगस्त को दून आ सकते हैं अरविंद केजरीवाल। वीआईपी मूवमेंट को लेकर बढ़ी दून में हलचल, तैयारियां तेज। रवि कैंत्रो हमारे सहयोगी फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। रवि, आपसे जानना चाहेंगे, वीआईपी मूवमेंट देहरादून में सुनने को मिल रही है। 8 अगस्त को गृह मंत्री अमित शाह देहरादून दौरे पर आने वाले हैं, उनके कार्यक्रम को लेकर क्या अपडेट है? इसके साथ साथ 9 अगस्त को अरविंद केजरीवाल के आने की भी चर्चा है। रवि, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, आपसे जानना चाहेंगे देहरादून में वीआईपी मूवमेंट को लेकर क्या अपडेट्स हैं आपके पास? कहा जा रहा है गृह मंत्री अमित शाह का 8 अगस्त को दौरा है और 9 अगस्त को केजरीवाल देहरादून आ सकते हैं। जी बिल्कुल अभी देखिए, क्योंकि 8 अगस्त तक प्रस्तावित दौरा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का, और अमित शाह जो है देहरादून पहुंच सकते हैं, जिसके लिए बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं में उत्साह भी है और उसको लेकर तैयारियां भी तेज हो गई हैं। इसके साथ ही बात करें तो अभी सूचना ये भी है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी 9 अगस्त को देहरादून आ सकते हैं, क्योंकि केजरीवाल जो इससे पहले आए थे तो उन्होंने एक बड़ा वादा भी किया था। उन्होंने 300 यूनिट बिजली फ्री देने का ऐलान करके वो यहाँ से गए थे, और ऐसे में एक बार वो फिर से आ रहे हैं तो एक बड़ा ऐलान भी हो सकता है। पिछली बार जब अरविंद केजरीवाल पहुंचे थे तो अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात उनकी नहीं हो पाई थी, इस वजह से कुछ कार्यकर्ताओं में मायूसी भी देखने को मिली थी। तो इस बार अरविंद केजरीवाल का भी जो दौरा है, इसको लेकर आम आदमी पार्टी की भी तैयारियां तेज हैं। तो कुल मिलाकर चाहे गृह मंत्री अमित शाह की हम बात करें या फिर अरविंद केजरीवाल की बात करें, उन लोगों के जिस तरीके से दौरे प्रस्तावित हुए थे, इसको लेकर तमाम पार्टियों की तैयारियां तेज हैं। और वीआईपी मूवमेंट, क्योंकि हम 2022 के चुनाव बेहद करीब है और जिसमें तमाम पार्टियां अब अपनी कमर कस रही हैं, तो ये पूरी चुनावी तैयारियां हैं, किस तरीके से मंथन रहेगा और किस तरीके से कार्यकर्ताओं में ऊर्जा को भरना है, इन तमाम चीजों पर, तमाम बिंदुओं पर जो है आप चर्चाएं होगी। जी रवि, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट देने के लिए। वहीं ऋषिकेश में कांग्रेस का विचार मंथन शिविर का समापन हो गया है। मंथन शिविर के दौरान कांग्रेस ने 2022 की चुनावी रणनीति पर मंथन के साथ पार्टी के आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर भी चर्चा की है। कांग्रेस आने वाले समय में गढ़वाल और कुमाऊं में 4 परिवर्तन यात्राएं करेगी। कांग्रेस का कहना है कि 2022 में उसकी सरकार आने पर अगले 5 सालों में प्रदेश की बेरोजगारी दूर की जाएगी। सरकार आने पर पूर्व सैनिकों की समस्याओं के निराकरण के लिए सैनिक कल्याण निधि बनाएंगी। राष्ट्रीय स्तर पर खेल रहे प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए नई नीति लाई जाएगी। भोजन माता, आशा और ग्राम प्रहरी के लिए सही मानदेय दिया जाएगा। ओल्ड पेंशन स्कीम और चतुर्थ श्रेणी के पदों को हटाने के लिए विधानसभा से केंद्र को प्रस्ताव भेजा जाएगा। दिव्यांग खिलाड़ियों और पूर्व सैनिकों के खाली पड़े पदों को भी भरा जाएगा। और कुछ इसी तरह की थीम पर कांग्रेस 2022 के चुनाव में उतरेगी और कांग्रेस कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर भी इन बातों को रखेंगे। हर हालत में जीत हासिल करनी है 2022 में जीत हासिल करनी है, ये एक सर्वमान्यत बात तय हुई है, सर्वसम्मत है। बहुत सारे विषयों पर चर्चा हुई है और इस मंथन के माध्यम से हम एक रोड मैप तैयार करेंगे और उस रोड मैप के आधार पर हम इस प्रदेश के अंदर आम जन के बीच में जाने का काम करेंगे। और जो इस मंथन से अमृत निकलेगा, उस अमृत को लेकर के जो है तमाम बातें जो है प्रदेश के लोगों से जो है रूबरू होने का काम करें। उधर कांग्रेस के इस विचार मंथन पर भाजपा सवाल उठा रही है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट ने कांग्रेस पर प्रहार किया है। अच्छी बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उससे पहले ही चिंतन कर करके रोड मैप तैयार करके उसमें काम करना प्रारंभ कर दिया है। कांग्रेस कुल मिलाकर कुछ भी करे, कांग्रेस एक तरह से देश में तुष्टीकरण की जननी के नाम से जानी जाती है। कांग्रेस की कोख से ही तुष्टीकरण नाम का भस्मासुर पैदा हुआ है। पहले वो पॉलिटिकल पार्टी के नाते चुनाव जीतने के लिए तुष्टीकरण वो अभियान चलाती रही है, लेकिन दुर्भाग्य से उत्तराखंड में उन्होंने आज कार्यकर्ताओं का भी तुष्टीकरण अभियान चला दिया है।
वहीं हल्द्वानी जेल में 6 मार्च को हुई कैदी की मौत मामले में सीबीआई की 8 सदस्यीय टीम जेल में पूछताछ करने पहुंची है। कल देर शाम सीबीआई की टीम हल्द्वानी जेल पहुंची थी और यहां करीब 4 घंटे तक उन्होंने पूछताछ की। सीबीआई की टीम आज फिर से पूछताछ के लिए पहुंची थी। काशीपुर का रहने वाला एक आरोपी हल्द्वानी जेल में बंद था, जिसकी 6 मार्च 2021 को मौत हो गई थी। मृतक की पत्नी के आरोपों पर अदालत ने जेल के बंदी रक्षकों पर मामला दर्ज करने का आदेश दिया था, जिसके बाद मामले की सुनवाई नैनीताल हाईकोर्ट में हुई और हाईकोर्ट ने इस मामले की सीबीआई जांच कराने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद मामले की जांच तेजी से चल रही है, जिसके चलते सीबीआई की टीम हल्द्वानी जेल पहुंची थी। 8 लोग आए हैं, कल से जांच चल रही है। इसके ज़्यादा अभी इस प्रकरण में मैं कुछ बता नहीं। किन किन से पूछताछ हो रही है? नहीं, अभी ये सब मामला गोपनीय है। मार्च का है, क्या हुआ था? 6 मार्च को बंदी की मृत्यु हुई थी। उस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। उसी प्रकरण में जांच चल रही है। तो बात अब मानसून की, तो उत्तराखंड में मानसून की बारिश इस कदर आफत बन गई है कि लोगों की जान पर बनाई है। रामनगर में एक कार धनगढ़ी नाले के तेज बहाव में फंस गई। गनीमत रही कि कार सवार लोगों ने समय रहते किसी तरह कार से कूदकर अपनी जान बचा ली। बरसात के दिनों में धनगढ़ी नाला उफान पर बहता है। लोग जब इसके बहाव के बीच से अपने वाहन को निकालने की कोशिश करते हैं तो अंजाम कुछ इसी तरह होता है, जैसा कि इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं। उधर विकासनगर में शिमला बाईपास के पास बरसाती नाला भी उफान पर बहने लगा। पानी का बहाव इतना तेज था कि सड़क पर दोनों ओर वाहन थम गए, जिसके बाद हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। पानी के बहाव के बीच से कुछ वाहन चालक निकलने की कोशिश करने लगे, मगर वो पानी में बहने से बाल बाल बचे। तस्वीरें आप देख सकते हैं, पानी का कितना तेज बहाव है और उसके बीच यातायात ठप हो गया। दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। हालांकि कुछ वाहनों ने निकलने की कोशिश की, लेकिन पानी का तेज बहाव जिसके चलते वो नाकाम रहे। तो उत्तराखंड में लगातार बरस रही बारिश से जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। जहां एक और पहाड़ों में बारिश से कई सड़कें बाधित हैं, वहीं मैदानी क्षेत्रों में नदियों का जलस्तर बढ़ने से आम आदमी की मुश्किलें बढ़ गई। उत्तराखंड में मानसून की बारिश कब मुसीबत बन जाए कहा नहीं जा सकता। ऋषिकेश की इन तस्वीरों को देखिए। ये ट्रक कैसे पानी में डूबे हुए हैं। जिस वक्त ट्रक चालकों ने इन ट्रक को इस जगह पर खड़ा किया था, तब नदी में पानी नहीं था, मगर बारिश की वजह से नदी में पानी का जलस्तर बढ़ गया और ट्रक पानी के बीच फंस गए। पिछले करीब 15 दिनों से उत्तराखंड में आफत की बारिश बरस रही है और ऐसे में अभी भी मौसम विभाग ने 4 और दिनों तक उत्तराखंड में भारी बारिश का अनुमान जताया है। मैं इस वक्त ऋषिकेश में हूं और अगर आप देखेंगे तो ये जो नदी है, खास तौर पर जब भी बरसात का सीजन शुरू होता है तो उस समय इस नदी का जो वेग है वो बहुत तीव्र हो जाता है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बहुत तेज़ी के साथ जो है ये बरसाती नदी है जो इस वक्त बह रही है। लेकिन इतना ही नहीं, जब भी इस तरीके की बरसात शुरू होती है तो कई दुश्वारियाँ जो हैं शुरू हो जाती हैं। आप सामने देखिए कि जो यहाँ पर जो ट्रक हैं, क्योंकि ऋषिकेश में अमूमन जो है पार्किंग की बड़ी समस्या है और जो भी ट्रक हैं वो यहाँ पर ही खड़े किए जाते हैं तब। और अगर रात की बात करें तो यहाँ पर जब बारिश शुरू हुई तब जाकर ये पानी जो है इतनी तेज़ी के साथ बढ़ा है और अभी कई ट्रक जो है यहाँ इस पानी में फंसे हुए भी आपको दिखाई देंगे। ट्रक के पहिए पानी में डूब चुके हैं, जिस वजह से उन्हें बाहर निकालना ट्रक ड्राइवरों के लिए मुश्किल हो रहा है। एक दूसरे ट्रक की मदद से पानी में फंसे ट्रक को निकाला जा रहा है, मगर पहिए मिट्टी में इस कदर धंसे हैं कि ट्रक 1 इंच भी आगे पीछे नहीं खिसक रहा है। इन तस्वीरों से उन लोगों को सबक लेना चाहिए जो अक्सर सूखी नदी के बीच अपने वाहन पार्क करते हैं या फिर नदी के बीच बने किसी टापू पर जाने की गलती करते हैं। बारिश के मौसम में पता नहीं नदियों में कब पानी बढ़ जाए, इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए। एबीपी गंगा के लिए ऋषिकेश से रवि कैंत्रा की रिपोर्ट। तो आसमानी आफत के बाद अब रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। बता देते हैं कोरोना अपडेट। उत्तराखंड कोरोना अपडेट पर एक नजर। आज आए कोरोना के 24 नए मामले उत्तराखंड में। तो आपको बता दें, उत्तराखंड में रुक नहीं रहे कोरोना के केस। आज कोरोना के 24 नए केस सामने आए हैं। तो यह है उत्तराखंड से बड़ी खबर। उत्तराखंड के कोरोना आंकड़ों पर नजर। अस्पताल से 67 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। तो 67 मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज हुए। उत्तराखंड में कोरोना के एक्टिव केस 533। तो आज कोरोना के 24 नए मामले सामने आए हैं।
और अब खबर मसूरी से, जहां नेशनल हाईवे 707 पर लैंडस्लाइड हुआ है। कुंज भवन गांधी चौक बस स्टैंड के पास हाईवे धंस गया है, जिस वजह से वाहनों की आवाजाही बाधित है। हालांकि इस जगह पर मिट्टी और पत्थर लगातार फिलहाल यातायात को सुचारू किया जा रहा है, मगर आशंका इस बात की बनी हुई है कि अगर बारिश हुई तो सड़क फिर से धंस सकती है। तो उत्तराखंड में मानसून की बारिश लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ा रही है। इस बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि 6 और 7 अगस्त की प्रदेश भर में हल्की बारिश होगी, जबकि 8 अगस्त से प्रदेश में भारी बारिश होने का अनुमान है। देहरादून, टिहरी, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल जिले के अलग अलग हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका है। तो वहीं गढ़वाल के कई इलाकों में भी भारी बारिश की आशंका है। हल्की से मध्यम बारिश है, वो कुछ जगहों में मिलेगी 6 और 7 तारीख में। 8 तारीख में जब आप जाएंगे तो 8 और 9 में फिर से जो एक्टिविटी है मौसम की वो बढ़ेगी, और आप ये कह सकते हैं कि अनेक जगहों से लेके ज़्यादातर जगहों में जो है हल्की से मध्यम बारिश जो है 8 और 9 तारीख में वो देखने को मिलेगी। और साथ में जो भारी वर्षा है वो भी कहीं कहीं पर, विशेषकर आप बात करें चाहे कुमाऊं रीजन के डिस्ट्रिक्ट है जिसमें पिथौरागढ़ है, बागेश्वर या नैनीताल है, चंपावत है, और इसी तरह गढ़वाल क्षेत्र में देखें तो देहरादून, टेहरी, पौड़ी जो है इनमें भी हैवी रेंस की भारी बारिश की संभावना जो है 8 और 9 में रहेगी। उधर पंतनगर एयरपोर्ट में नौकरी के नाम पर बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हो सकता है। बेरोजगार युवाओं से पैसे लेकर उन्हें फर्जी ज्वाइनिंग लेटर दिए जा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इतना सब होने पर भी अधिकारी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। दीवारों पर चिपके इन पोस्टर को देखकर कोई भी बहकावे में आ सकता है, मगर अब आपको बेहद ही सावधान हो जाने की जरूरत है। पंतनगर में इन दिनों ठगों ने दीवारों पर नौकरी के इसी तरह से पोस्टर चिपकाए हुए हैं, जिनके जरिए वो बेरोजगार युवकों को नौकरी का झांसा देकर बड़ी ठगी कर रहे हैं। पहले आप ठगी का शिकार हो चुके युवाओं की जुबानी ही पूरी कहानी सुनिए। ये जो एयरपोर्ट एयरलाइन में जो भी एडवर्टाइज चलता है ये बिल्कुल फ्रॉड है सर। मैंने अब तक 9,500 रुपये इसमें लगा चुका हूँ, और जो सारा ऑनलाइन करते हैं। पहले कहते हैं 750 रुपये जमा करो, फिर कहते हैं लेटर ज्वाइनिंग के लिए मतलब 3800 रुपये जमा करो, फिर कहते हैं इसका देखो गेट पास के लिए यानी 48 रुपये जमा करो। पंतनगर एयरपोर्ट पर नौकरी दिलाने के नाम पर अब तक कितने ही युवाओं के साथ ठगी हो चुकी है। साइबर ठग पहले तो युवाओं के पंजीकरण के नाम पर कुछ रकम लेते हैं। जब कोई युवा पंजीकरण करा लेता है तो उसे गेट पास और दूसरे बहाने से रकम वसूली जाती है। इसके बाद फर्जी ज्वाइनिंग लेटर भी दिया जाता है, मगर बेरोजगार युवाओं को ठगी का पता उस वक्त चलता है जब वो ज्वाइनिंग के लिए एयरपोर्ट पहुंचते हैं। तो हमने डॉक्यूमेंट तो अभी व्हाट्सअप किए हैं ना, हमने सोचा काम चल के पहले देख लें। तो काम देखा, यहाँ पता चला उन्होंने अपना नाम बताया और कह रहे थे 750 रुपये का फॉर्म भरा जाएगा। तो फॉर्म तो हमने भरा ना, हमने पहले काम देखेंगे, तो हम इसीलिए यहाँ आए। इन ठगों ने देखिए कैसे फर्जी ज्वाइनिंग लेटर भी तैयार किए। इस ज्वाइनिंग लेटर पर बाकायदा ज्वाइनिंग की तारीख, एयरपोर्ट का नाम और किस पद पर ज्वाइनिंग है ये सब लिखा गया है। इस फर्जीवाड़े के सामने आने के बाद साइबर सेल अब मामले की तहकीकात में जुट गया है। अभी तक हमारे पास कोई कंप्लेंट रिटर्न में इस संबंध में नहीं आई है। फिर भी एहतियात के लिए हम लोगों ने लोकल पुलिस के माध्यम से भी और अपने टीम के माध्यम से भी ऐसी जगहों से पम्पलेट्स को हटाया है। खासतौर से रोडवेज रुद्रपुर में ये पम्पलेट लगे होने की सूचना मिली थी, वहाँ से हम लोग इधर रिमूव किए गए हैं। लोकल पुलिस को भी हमारे द्वारा इन्फॉर्म कर दिया गया है, वो भी अपने स्तर से काम कर रहे हैं। हैरानी हो रही है कि एक शहर में इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है, मगर पुलिस इससे बेखबर बनी रही। ये ठग अब तक कई युवाओं को चूना लगा चुके हैं, मगर पुलिस के सामने चुनौती इन ठगों को बेनकाब करने की। एबीपी गंगा के लिए रुद्रपुर से विकास कुमार की रिपोर्ट। टोक्यो में महिला हॉकी के सेमीफाइनल मुकाबले में भारत की हार हुई थी। हॉकी टीम में हरिद्वार की वंदना कटारिया भी खेल रही थी। हार के बाद वंदना के घर के पास कुछ लोगों ने पटाखे जलाए थे, साथ ही हंगामा भी किया। आरोप है कि वंदना के परिवार वालों के खिलाफ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। वंदना के परिवार वालों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, साथ ही एक शख्स को भी हिरासत में लिया है। हमारा विमेन हॉकी टीम हारने के बाद जो है इनका भाई द्वारा सूचना दी गई है कि इनका घर का बाहर जो आतिशबाजी चलाई गई है और
जाति शोषक शब्दों का प्रयोग किया जाए करके, तो उस आधार पर जो है हमने 3 लोगों का विरुद्ध जो है सेक्शन 504 IPC एवं सेक्शन 3 SC/ST एक्ट में मुकदमा कायम किया है और उसमें एक व्यक्ति को हमने गिरफ्तार भी कर लिया गया है। बाकी विवेचना की कार्रवाई जारी है। अब खबर हरिद्वार से। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हरिद्वार दौरे पर रहीं और इस दौरान राज्यपाल ने शांति कुंज के प्रमुख प्रणव पंड्या से मुलाकात की। इसके बाद राज्यपाल कनखल स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने विशेष पूजा अर्चना की। राज्यपाल ने कहा कि उन्होंने भगवान भोलेनाथ से विश्व के कल्याण की कामना की है। वहीं पौड़ी में फर्जी दस्तावेजों के सहारे राशन कार्ड तैयार करने की बात सामने आ रही है। शिकायत के बाद प्रशासन ऐसे राशन कार्ड की जांच करवा रहा है। जिला अधिकारी ने जिला आपूर्ति अधिकारी को सभी राशन कार्डों का वेरिफिकेशन करवाने के आदेश दिए हैं। डीएम ने जांच टीम गठित कर 15 दिनों के अंदर रिपोर्ट मांगी। वहीं आशा वर्करों ने अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर कोटद्वार में प्रदर्शन किया। आशा वर्कर्स को अब आम आदमी पार्टी का भी समर्थन मिल गया है, जिसे आशा वर्कर्स अब और आग बबूला हो गई हैं। आशा वर्कर्स की मांग है कि सरकार को इनकी मांगों की तरफ ध्यान देना चाहिए। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका बनी हुई है और तीसरी लहर बच्चों के लिए काफी घातक, काफी खतरनाक मानी जा रही है। इसे लेकर टिहरी में स्वास्थ्य विभाग अपनी तैयारियां कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने बच्चों के लिए कोविड किट तैयार करवाई है, जिसमें कोविड से बचाव के लिए कई तरह की टैबलेट्स हैं। उधर बच्चों के लिए 120 ऑक्सीजन बेड रिजर्व रखे गए हैं, साथ ही 12 ICU बेड्स तैयार किए गए हैं। डॉक्टरों को बच्चों से संबंधित बीमारी की ट्रेनिंग दी जा रही है। वहीं उत्तराखंड में स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। शासन स्तर से स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए अलग गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जिसके बाद खेल निदेशालय ने जिला खेल अधिकारियों को राज्य सरकार की कोरोना गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, जिससे माना जा रहा है कि उत्तराखंड में जिला स्तर पर अब जल्द ही स्पोर्ट्स गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। लंबे समय से जो खिलाड़ी खेलों की प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे थे, अब प्रैक्टिस करने का मौका उन्हें मिलेगा। स्तर से जो SOP आई थी उसको एलोबरेट करके हमने सभी डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर्स को भेज दी है और डिस्ट्रिक्ट्स में एक डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स बनी हुई है अपनी जनपद की, और वो जनपद की स्थितियों को देखते हुए वो खेलों के संबंध में निर्णय लेती है। तो SOP जारी होते ही उन्होंने हर DSO अपने जिलाधिकारी महोदय से बात करके डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स के माध्यम से अपनी गतिविधियां शुरू करेंगे। अब तत्काल शुरू करने के लिए बोल दिया गया है और उसमें सारे कोविड के जितने भी नियम हैं, जो भारत सरकार की गाइडलाइंस हैं, उन सभी का अनुपालन किया जाएगा।